दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। आज की इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर के एक विषय डिजीज ऑफ फील्ड एंड हार्टिकल्चरल क्रॉप्स एंड देयर मैनेजमेंट फर्स्ट एजी 506 का कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा। आज की इस वीडियो में आप लोगों को चावल के कुछ प्रमुख रोग हैं जिनके बारे में बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे चावल के ब्लास्ट डिजीज के बारे में। ठीक है, ब्लास्ट डिजीज के बारे में देखेंगे सबसे पहले चावल के। तो यह जो चावल का ब्लास्ट डिजीज रोग है, यह एक फफूंद वाला रोग है, फफूंद के कारण होने वाला रोग है। तो एक फफूंद है पायरिक्यूलिया ओरिजा, उसी फफूंद के कारण चावल का यह रोग होता है। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। तो ब्लास्ट का रोग जनक कौन है, यहाँ पर देखिए पायरिक्यूलिया ओरिजा। पायरिक्यूलिया ओरिजा जो है यह ब्लास्ट डिजीज का क्या है, रोग जनक, मतलब इसी पायरिक्यूलिया ओरिजा के कारण यह चावल में ब्लास्ट डिजीज रोग लगता है। ठीक है, इसलिए इसको बोला जाता है रोगजनक या ईटियोलॉजी बोल सकते हैं आप अपने प्लांट पैथोलॉजी की भाषा में। ठीक है, क्या ईटियोलॉजी। तो ईटियोलॉजी देख लिया, पायरिक्यूलिया ओरिजा के कारण यह रोग होता है। यह एक फफूंद है, क्या है, फफूंद है। चलिए देखते हैं लक्षण इसका। तो फसल के विकास के सभी चरणों में फसल पर हमला करता है। यह जो पायरिक्यूलिया ओरिजा फफूंद होता है, यह जो रोग लगता है चावल में ब्लास्ट डिजीज, यह फसल का जब विकास होता है उसके सभी चरणों में पौधे के ऊपर हमला करता है। ठीक है, लक्षण पत्तियों, गांठों, रेचिस और ग्लूम्स पर दिखाई देते हैं। इसके जो लक्षण होते हैं वो पत्ती पर दिखाई देते हैं, गांठ पर दिखाई देते हैं, रेचिस पर दिखाई देते हैं, ग्लूम्स पर दिखाई देते हैं। पत्तियों पर धब्बे छोटे नीले हरे रंग के धब्बों के रूप में दिखाई देते हैं, जो नम मौसम में बड़े होकर धूसर केंद्र और गहरे भूरे किनारे के साथ धुरी के आकार के धब्बे बनाते हैं। ठीक है, इसका लक्षण यही है कि जब फसल का विकास का चरण होता है उसके सभी चरणों में यह जो रोग होता है, यह जो फफूंद होता है नुकसान पहुंचाता है। इसका लक्षण पत्तियों पर, गांठों पर, रेचिस और ग्लूम्स पर दिखाई देता है। पत्तियों पर धब्बा छोटा नीले रंग हरे रंग का धब्बे के रूप में दिखाई देता है, जो नम मौसम में बड़े होकर दूसर केंद्र और गहरे भूरे किनारे के साथ धुरी के आकार के धब्बे बनाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे जैसे रोग बढ़ता है धब्बे आपस में मिल जाते हैं। ठीक है, पहले क्या होता है, पहले धब्बा बनता है धीरे धीरे, उसका जब जैसे जैसे रोग बढ़ेगा वैसे वैसे सभी धब्बे जो है आपस में मिल जाते हैं और पत्तियों के बड़े छिद्र को सुखाकर मुरझा देते हैं। उससे क्या होता है, बड़े पत्ती का जो बड़ा छिद्र होता है उसको सुखाकर मुरझा देते हैं। म्यान पर धब्बे में ही दिखाई देते हैं। गंभीर रूप से संक्रमित नर्सरी और खेत जले हुए दिखाई देते हैं। जो गंभीर रूप से इस ब्लास्ट डिजीज से संक्रमित हो गया है खेत, वह पूरा जला हुआ दिखाई देता है। गांठों को घेरने वाली गांठों पर काले धब्बे दिखाई देते हैं। प्रभावित गांठें टूट सकती हैं और संक्रमित गांठों के ऊपर के सभी पौधे मर सकते हैं। ठीक है, जब यह चीज होता है, जब यह बात होती है वहां पर कि जो भी प्रभावित गांठें वह टूटती हैं और संक्रमित गांठ के ऊपर के सभी पौधे मर जाते हैं, तो उसे नोडल ब्लास्ट बोलते हैं। ठीक है, एक नंबर पूछ सकता है नोडल ब्लास्ट क्या होता है, तो बताएंगे जब धान के पौधे में ब्लास्ट डिजीज से प्रभावित गांठें टूट जाती हैं और गांठे के ऊपर के सभी पौधे मर जाते हैं, तो उसे नोडल ब्लास्ट कहते हैं। उसके आगे देखते हैं, फूल निकलने के दौरान कवक डंठल पर हमला करता है। जैसे ही फूल निकलता है उसका जो फफूंद होता है, कवक होता है, वह कहाँ पर हमला करता है, डंठल पर हमला करता है और घाव भूरे काले काले रंग में बदल देता है। जो घाव होता है उसको भूरा काले रंग में बदल देता है, जिसे सड़ा हुआ गर्दन या पैनिकल ब्लास्ट या नेक ब्लास्ट बोला जाता है। ठीक है, जब कवक डंठल पर हमला करता है और उसका रंग भूरे या काले रंग में बदल जाता है तो उसे नेक ब्लास्ट कहा जाता है। प्रारंभिक नेक ब्लास्ट में के संक्रमण दाना नहीं भरता है, जबकि देर से होने वाले संक्रमण में आंशिक दाना भर जाता है। जब शुरू में ही नेक ब्लास्ट हो जाता है तो दाना नहीं भर पाता है, लेकिन यदि कुछ टाइम बाद होता है तो उसमें दाना भर जाता है। ठीक है, तो यह था राइस ब्लास्ट डिजीज का सिम्टम। आगे देखेंगे अनुकूल परिस्थिति, किस प्रकार की परिस्थिति इसको चाहिए इस रोग के विकास होने के लिए। तो बीच बीच में बूंदाबांदी, बादल छाए रहना, बरसात के दिन में अधिक ओस की लंबी अवधि, उच्च सापेक्षिक आर्द्रता मतलब 93 से 99% तक, रात का तापमान 15 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच या 26 डिग्री सेल्सियस से कम इस रोग के लिए अनुकूल माना जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। समपार्श्विक मेजबान को विविधता और नाइट्रोजन के अत्यधिक खुराक, इसका रोग चक्र देखते हैं। ठीक है, तो यह जो रोग होता है मुख्य रूप से हवाई कोनिडिया के माध्यम से फैलता है, क्योंकि कवक के जो बीजाणु होते हैं पूरे वर्ष मौजूद रहते हैं। जो रोग होता है हवाई कोनिडिया के माध्यम से फैलता है, क्योंकि जो कवक होता है उसके बीजाणु पूरे वर्ष भर मौजूद रहते हैं। संक्रमित पुआल और बीजों में माइसेलियम और कोनिडिया उनाकुलम के प्रमुख स्रोत होते हैं। सिंचाई का पानी कोनिडिया को विभिन्न क्षेत्रों में ले जा सकता है। और जो कवक होते हैं संपार्श्विक मेजबान जैसे पैनिकम रिपेंस, डिजिटेरिया मार्जिनटा,
ब्राचियारिया, म्यूटिका, लेर्सिया, हेक्सेंड्रा और इचिनोक्रोआ रुसगल्ली पर भी जीवित रहता है। ठीक है, ये जो कवक होता है इसको बताया जा रहा है कि विभिन्न स्थानों पर जीवित रहता है। बीजाणु पत्तियों पर गिरते हैं, अंकुरित होते हैं, पत्ती में प्रवेश करते हैं और 4 दिन के बाद ही घाव पैदा कर देते हैं। कम से कम 6 दिनों में अधिक बीजाणु उत्पन्न होते हैं। दूर से आने वाली बीजाणुओं के संक्रमण को प्राथमिक संक्रमण कहा जाता है। जो बीजाणु दूर से आते हैं उनके संक्रमण को प्राथमिक संक्रमण कहा जाता है। इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, तो मैंने आप लोगों को कुछ पॉइंट बताया था जो कि आपको सभी में यूज करना था। मैंने बताया सबसे पहले कि खेत के आसपास के जो भी खरपतवार है और पुरानी फसल के अवशेष है उनको जला देंगे या भूमि में नीचे दबा देंगे। संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करेंगे। ठीक है, उपयुक्त मात्रा में जल का प्रयोग करेंगे, रोग प्रतिरोधी किस्मों को बोएंगे, बीज को उपचारित करके बोएंगे। ठीक है, इतना सब मैंने पॉइंट आप लोगों को बताया था। तो इसमें देखिए, मध्यम प्रतिरोधी किस्मों को बोना चाहिए, जैसे CO 47, IR 20, ADT 36, ADT 39, ASD 18 और IR 64 इस प्रकार के प्रतिरोधी किस्मों को उगाना चाहिए। रोग अनुकूल मौसम में अति संवेदनशील किस्मों जैसे IR 50 और TKM 6 की खेती से बचना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार की खेती से IR 50 और TKM की खेती से बचना चाहिए। खेतों की मेड़ों और नालियों से खरपतवार धारकों को हटाकर नष्ट कर देना चाहिए। बीजों को कैप्टान या थीरम या ट्राइसाइक्लोजोल 2 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से बीज को उपचारित कर देना चाहिए, या स्यूडोमोनास फ्लोरेंसिस 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज। नर्सरी पर कार्बेंडाजिम 500 मिलीग्राम प्रति लीटर या ट्राइसाइक्लोजोल 300 मिलीग्राम प्रति लीटर का छिड़काव करना चाहिए। इतना सब नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग लिखिएगा, बीज को उपचारित करना चाहिए। इसके लिए ट्राइसाइक्लोजोल 2 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से या थायरम या कार्बेंडाजिम का यूज करना चाहिए। आगे एडिनेफास 500 मिली या कार्बेंडाजिम 500 ग्राम, ट्राइसाइक्लोज 500 ग्राम या इब्रोफ्रेनफास 500 मिली हेक्टेयर का मुख्य खेत में छिड़काव करना चाहिए। मैंने आप लोगों को शुरू में ही बताया था, इसके पहले के वीडियो में इसके पहले का जो तीसरा वीडियो उसमें मैंने बताया था कि जो भी कवक जनित रोग होगा, फफूंद वाला रोग होगा, उसमें आप लोग ट्रीटमेंट के लिए भी कार्बेंडाजिम का यूज करेंगे। ठीक है, और उसमें छिड़काव के लिए भी कार्बेंडाजिम का यूज कर सकते हैं, तो आप कार्बेंडाजिम का भी यूज कर सकते हैं। तो यह पहला जो आप लोगों का था राइस का ब्लास्ट डिजीज का कंप्लीट हो चुका है। तो आगे देखते हैं, ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस, धान का भूरा धब्बा रोग। ठीक है, धान का भूरा धब्बा रोग या ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस। तो यह जो रोग होता है, यह रोग हेलमिंथोस्पोरियम ओरिजा कारण होता है। किसके कारण होता है? हेलमिंथोस्पोरियम ओरिजा नामक कवक के कारण यह रोग होता है। किसके कारण? हेलमिंथोस्पोरियम ओरिजा नामक कवक के कारण यह रोग होता है, फफूंद के कारण यह रोग होता है। ठीक है, इसका लक्षण है कि कवक जो है मुख्य रूप से खेत में अंकुरण से दुधिया अवस्था तक फसल पर हमला करता है। यह जो कवक होता है मुख्य खेत में जब से अंकुरण होता है और जब तक उसका मिल्किंग स्टेज होता है तब तक उस पर हमला करता है। इसका लक्षण प्रांकुरिका, पत्ती फलक, पत्ती आवरण और गोद पर सूक्ष्म धब्बे के रूप में प्रकट होता है। इसका जो लक्षण होता है यह प्रांकुरिका पर, पत्ती पर, फलक पर, पत्ती के आवरण पर और गोद पर सूक्ष्म धब्बे के रूप में प्रकट होता है, जो पत्ती फलक और ग्लूम्स पर सबसे प्रमुख होते हैं। ठीक है, तो यही इसका छोटा सा लक्षण है। लक्षण में आप लोग लिखिएगा कि यह जो कवक होता है हेलमिंथोस्पोरियम ओरिजा, यह मुख्य खेत में अंकुर से लेकर उसके मिल्किंग स्टेज पर दुग्ध अवस्था पर हमला करता है। इसका लक्षण पौधे के विभिन्न भागों में दिखाई देता है, जो बाद में पहले छोटे धब्बे के रूप में होता है, जो पत्ती फलक और ग्लूम्स पर प्रमुख होता है। इसके लिए अनुकूल परिस्थिति की बात करें तो 80% से अधिक सापेक्ष आर्द्रता के साथ 25 से 30 डिग्री सेल्सियस का तापमान अत्यधिक अनुकूल होता है। इसके लिए नाइट्रोजन की अधिकता रोग की गंभीरता को बढ़ा देता है। रोग चक्र चलिए देखते हैं इसका। तो संक्रमित बीज और ठूंठ प्राथमिक संक्रमण के सबसे आम स्रोत होते हैं। इस रोग को फैलाने के लिए जो संक्रमित ठूंठ बीज होता है और ठूंठ होता है पुरानी फसल का, वह सबसे आसान होता है रोग फैलाने के लिए। संक्रमित अनाज पर मौजूद कोनिडिया और संक्रमित ऊतक में कवक जाल 2 से 3 साल तक व्यवहार्य रहता है, मतलब जीवित रहता है। एयरबोर्न कोनिडिया पौधे को नर्सरी और मुख्य खेत दोनों में संक्रमित करता है। जो हवा द्वारा फैलने वाला रोग है या वायु जनित रोग बोल सकते हैं, पौधों को नर्सरी और मुख्य दोनों में संक्रमित कर सकता है। ठीक है,
इसके मैनेजमेंट के लिए भी वही सेम पॉइंट मैंने जो बताया था कि पुरानी फसलों के खरपतवारों अवशेषों को नष्ट करना चाहिए, खरपतवारों को नष्ट करना चाहिए, बीज को उपचारित करके बोना चाहिए, रोग प्रतिरोधी किस्मों को बोना चाहिए, संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए, संतुलित मात्रा में जल का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है, और बीज को उपचारित करके बोना चाहिए। तो यही सब चीज़ यहाँ पर भी हैं। तो सहिष्णु किस्में जैसे कि CO44 और भवानी उगाने चाहिए, ठीक है। इसके लिए जो सहिष्णु किस्में हैं जैसे CO44 और भवानी, ये सब किस्मों को उगाना चाहिए। रोग मुक्त बीजों का प्रयोग करना चाहिए, मतलब जो बीज है उसको रोग मुक्त होना चाहिए। ये पॉइंट भी आप लोग सही में यूज कीजिएगा। अगला है बीजों को थीरम या कैप्टान 4 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से उपचारित कर लेना चाहिए। देखिए यहाँ पर भी कवक है तो यहाँ पर भी आप थीरम से उपचारित कर सकते हैं या कैप्टान से उपचारित कर सकते हैं। और आप लोग इसके नियंत्रण के लिए भी इसके नियंत्रण के लिए भी आप लोग कार्बेंडाजिम का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो बीजों को उपचारित करने के लिए कैप्टान या थीरम का यूज कर सकते हैं, उपचारित करने के लिए भी कार्बेंडाजिम का यूज कर सकते हैं। 20% नर्सरी के लिए नर्सरी में एडिनेफास 40 मिली या मैनकोजेब 80 ग्राम का छिड़काव कर देना चाहिए, ठीक है। एडिनेफास 40 मिलीग्राम या मैनकोजेब 80 ग्राम का छिड़काव कर देना चाहिए। तो ये जो एडिनेफास है, मैनकोजेब, ये सब रसायन 4-5 रसायन एक जैसे फफूंद जनित रोग है, इसका 4 केमिकल याद कर लीजिए, ठीक है। ट्रीटमेंट सभी का देखिए, सभी में एक ही लिख सकते हैं, बात यह है सबसे पहली जरूरी बात। लेकिन आप 4 याद करिए। क्या लिखिए, 2-3 का नाम लिखिए। हाँ तो बोलेगा कि हमारे भाई यहाँ लड़का पढ़ा है, इसको नंबर दो पूरा, ठीक, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और ट्रीटमेंट के लिए भी 3-4 रसायन जैसे थीरम हो गया, कैप्टान हो गया, कार्बेंडाजिम हो गया, इस प्रकार से 3-4 और याद कर लीजिएगा आप लोग। तो यह दूसरा भी हो चुका है। आगे देखते हैं। ग्रेड 3 तक पहुंचने पर फसल को मुख्य खेत में इरिनफास 500 मिलीग्राम या मैनकोजेब 2 ग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से छिड़काव कर देना चाहिए। आगे है बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट। तो बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट तो मैंने बहुत अच्छे से बताया हुआ है, इसलिए इसको नहीं बताएंगे, ठीक है। बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट आप लोग देख लीजिएगा, मैंने बताया हुआ है। तो जो अब थोड़ी ना जो बताएं वो थोड़ी ना बताएंगे दोहरा कर। आगे ज्वार का डाउनी मिल्ड्यू रोग, ठीक है। ज्वार का डाउनी मिल्ड्यू रोग अभी मैंने आप लोगों को कल कराया था, मक्के का डाउनी मिल्ड्यू रोग। तो सेम टू सेम एकदम वैसा ही है, ज्वार का भी आप लोग वही देख लीजिएगा और इसमें लिख दीजिएगा, ठीक है। ये भी देखिए, फिर हम लोग स्क्लेरोस्पोरा सार्गिक कारण हो रहा है, वह भी हो रहा था इसी कारण, ठीक है। तो इसलिए यह जो है सबका, दोनों का सिस्टम जो है सेम है, इसलिए इसको मैं नहीं कराऊंगा, उसको आप लोग देख लीजिएगा। आगे देखते हैं। सारगम के प्रमुख रोग, वेन स्मट